गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, तो आज हमारी पहली क्लास है। तो मैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, सबका आ गया। हमारी क्लास में 44 लोगों ने ज्वाइन भी किया है, अच्छा है। और ओके, तो सबसे पहले आज का पहले लेक्चर का नाम हमने दिया इंट्रोडक्शन। तो पहले लेक्चर में हम ज़्यादा सिलेबस की बात तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देंगे अपना सिलेबस का, जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका, और क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बातें आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो हम एक दूसरे को और अच्छे से जान पाते, बट ये नहीं पॉसिबल है। तो हम ऐसे ही एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ मोहनलाल अग्रवाल, बीटेक फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद, और मैं 2013 बैच पास आउट हूँ। मतलब मैं 8 ईयर से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? तो जैसे कि आप लोग जो तैयारी करने के लिए आए, वो इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आए, राइट? तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, आपके पास 3 एग्जाम है जिससे कि आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। मैं पहले आपको इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर आपको क्या करना चाहिए एक एक करके इन सब बातों पर जाएंगे। तो इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास 3 एग्जाम है। एक है एमएसटी सीईटी, क्लियर? दूसरा आप लोग जिसकी तैयारी करने हैं जेई मेंस, और तीसरा जो एग्जाम है वो है जेई एडवांस। क्लियर है? तो हमारे 3 एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी हमें इन 2 सालों में करनी है, 11-12 के साथ साथ, ताकि हमें 12th के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें एडमिशन मिल सके, और वहाँ जाके आप अपनी मर्जी की जो भी ब्रांच आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो तीनों एग्जामों का क्या प्लेटफॉर्म है, क्या क्या करना होता है, कैसे ये क्रैक्स होते हैं, इन तीनों के अंदर क्या क्या है वो बता देता हूँ। तो ये चीज तो सबको पता है कि तीनों एग्जामों के अंदर सबसे कॉमन बात ये है कि तीनों एग्जाम पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पेपर इनके अंदर होते हैं। तीनों के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये आते हैं। तो सबसे पहले सीईटी की बात कर लेते हैं। ये एमएससीटी केवल महाराष्ट्र के लिए, बाकी स्टेट जैसे अगर आप बात करो यूपी में, राजस्थान में, तो सबका अपना एक अलग अलग एग्जाम होता है। यूपी वालों का यूपीटीयू, राजस्थान वालों का आरटीयू, एमपी वालों का एमपीटीयू, ऐसे हर स्टेट का अपना एक लोकल एग्जाम होता है। तो एमएससीटी के अंदर क्या होता है, जो जो बेटे एमएससीटी में वही लगभग सारे स्टेटों में बिल्कुल वैसा ही है। फिजिक्स के अंदर द 50 मार्क्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री 50 मार्क्स, लेकिन मैथ 100 मार्क्स का आता है। मतलब ये कि एमएससीटी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है मैथ, क्योंकि मैथ का वेटेज 50% है और फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज 25-25% है। क्लियर है? आवाज आ रही है सबको? अजी बोलिए, आवाज आ रही है? चलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। एमएससीटी के बाद हम आते हैं जेई मेंस पे। यस, वाह, तो जोश तो बहुत है आप लोगों में। उसके बाद हम बात करेंगे जेई मेंस की। जेई मेंस के अंदर क्या होता है, जेई मेंस के अंदर जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तीनों ही 100 मार्क्स के होते हैं।
जो अभी रिसेंट में वो होता है 100 ईच। तीनों के 25 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? और 25 क्वेश्चनों में भी क्या होता है, 20 क्वेश्चन तो आपके इंटीजर टाइप, वो सॉरी एमसीक्यू आते हैं, मतलब सिंगल करेक्ट एमसीक्यू आते हैं, प्लस आप ऐसे मान के जब 5 आईटीक्यू, आईटीक्यू बोले तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? आईटीक्यू का मतलब क्या है, इनके अंदर आपको 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे जैसे आपके बोर्ड के पेपर में रहते थे, और उसमें से किसी एक क्वेश्चन, मतलब उनका जो आंसर है केवल आपको आंसर टाइप करना है, चाहे आप खुद से सॉल्व करो चाहे पड़ोसी से सॉल्व करो। तो बोर्ड के पेपर की तरह यहाँ पूरा सॉल्यूशन नहीं चाहिए आईटीक्यू में, केवल आंसर से मतलब है। आंसर सही तो मार्क्स मिलेंगे, सही नहीं है तो 0 मार्क्स। एमसीक्यू का जो मार्किंग स्कीम रहता है 4 -1 0। क्लियर है? 4 -1 0 का मतलब क्या है, अगर आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है सही हुआ तो 4 मार्क्स 4 मार्क्स, गलत हुआ तो -1 मार्क्स, और अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स। लेकिन आईटीक्यू के केस में ये रहता है 4 और 0 का। क्लियर है? मतलब सही हो गया तो 4 मार्क्स, गलत हुआ तो भी 0 मार्क्स, और नहीं अटेम्प्ट किया फिर भी 0 मार्क्स। मतलब हमें ये करके आने ही चाहिए, क्योंकि अगर गलत भी हुआ तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अभी तो मैंने सीटी के बारे में बताया कि सीटी का 50 मार्क्स 50 मार्क्स 100 मार्क्स। जेई मेंस में आपके 3 पेपर होते हैं 100 मार्क्स का। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं आईआईटी एडवांस की। आईआईटी एडवांस के जहां तक मैं बात करूं, इसका कोई भी मार्क्स डिफाइन नहीं है कि आईआईटी एडवांस का पेपर कितने मार्क्स का होगा, ये कोई नहीं बता सकता। पेपर होने के बाद हर साल ये वेरी करता है। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं राउंड फिगर में, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि ये 360 मार्क्स का होता है। हम ऐसा मान लेते हैं 120 मार्क्स ईच, सॉरी 180 मार्क्स ईच, सॉरी मान लेते हैं कि 360 मार्क्स का होता है। बेसिकली इसमें भी हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जे एडवांस के जो बाकी पेपर थे, जेई मेंस और सीटी जो हमने अभी डिस्कस किए, उसके अंदर आपके मतलब एक पेपर भी होगा तो बहुत, मतलब एक एक ही पेपर होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्लियर है? मैं अभी जो बता रहा हूँ करेंट, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? कल्पेश, सॉरी आवाज नहीं आ रही है क्या? चलो आ रही है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स यहाँ पर ये मान के चलो आपका 60 मार्क्स का, केमिस्ट्री आपकी 60 मार्क्स की। एक ये राउंड फिगर ले रहा हूँ, मैं फिर से बता दूं, आईआईटी एडवांस का कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है। ठीक है? ये भी 60 मार्क्स का मान लिया, ये भी 60 मार्क्स का मान लिया, ये भी 60 मार्क्स का मान लिया, मतलब 120 मार्क्स का आपका पेपर 1, सॉरी 180 मार्क्स का पेपर 1 और 180 मार्क्स का पेपर 2। क्लियर है? तो इस तरह से आईआईटी एडवांस के अंदर 2 पेपर होते हैं। जब दोनों पेपर आप दोगे तो मार्क्स आपके दोनों का टोटल होता है, रैंक डिसाइड होती है। अगर मुझसे बोलेगा कि फिजिक्स कितने मार्क्स का हो गया तो 120 मार्क्स का, केमिस्ट्री कितने मार्क्स का हो गया 120 मार्क्स का ही, और मैथ भी तुम्हारे 120 मार्क्स का। मतलब आईआईटी एडवांस में भी जेई मेंस की तरह वेटेज बिल्कुल इक्वल होता है। क्लियर है? जितना वेटेज फिजिक्स का है उतना ही केमिस्ट्री का, उतना ही मैथ का है। जैसे कि जेई मेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का वेटेज सेम रहता है, बस सीईटी में थोड़ा डिफरेंस है, सीईटी में मैथ का वेटेज ज्यादा रहता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आता कैसे है। ये 60 मार्क्स का जो मैंने बताया, उसके अंदर क्या क्या होगा, चलो इसके अंदर क्या क्या होगा। 6 हमारे जो लास्ट ईयर 2020 की बेसिस पर बता रहा हूँ, 6 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, एसक्यू का मतलब है सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, 6 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। क्लियर है? और 6 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। एनटीक्यू का मतलब है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन का मतलब है कि 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस
जिनके कुछ भी आंसर आ सकते हैं। 1.2 आ सकता है, 1.125 ये भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आंसर आ सकता है। और पेपर 2 के अंदर जो हमारे 6 जो क्वेश्चन आए वो क्या थे, इसके अंदर 6 ITQ। ITQ का मतलब होता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, मतलब इनके जो आंसर आएंगे वो केवल इंटीजर में आएंगे। और इनका भी तरीका फिक्स था कि इनके जो आंसर आएंगे वो 0 से 9 के बीच में आएंगे। मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनके 10 ऑप्शन पॉसिबल है, 0 और 1 से 9। क्लियर है? इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा। 6 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन और 6 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है जिनके आंसर कुछ भी आ सकते हैं, मतलब 1 लाख पॉइंट 1 2 3 4 5 ये भी पॉसिबल है, मतलब कुछ भी नंबर जो आप सोच सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी, वो नंबर NTQ के अंदर पॉसिबल है। ITQ का मतलब होता है जिनके आंसर 0 और 9 में इंटीजर, मतलब या तो 0 या 1 या 2 या 3। अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर 3.5 है तो वो ITQ नहीं हो सकता। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 3.5 है तो वो ITQ नहीं हो सकता, वो NTQ में जाएगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपका आंसर पॉइंट में, डेसिमल में, इंटीजर में, कहीं भी कितना भी हो सकता है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन ये तीनों ही सब्जेक्ट में सेम तरीके से है। SCQ का मतलब होता है बेटा सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से केवल एक ही सही होता है। और MCQ का मतलब होता है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, मतलब जिनका एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 क्वेश्चन भी सही हो सकता है, 3 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। क्लियर है? तो अब तक हमने जो पढ़ा, अब तक जो हमने बताया कि हमारे 3 टाइप के पेपर है जो हमको तैयार करने हैं, एक MSCT, दूसरा JEE मेंस, तीसरा JEE एडवांस। ये तो मैंने उनका तीनों का बेसिक आपको बताया कि तीनों के अंदर सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या क्या है। क्लियर है? तीनों के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इनको और अच्छे से जान लेते हैं, किस किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन। तो जैसे कि पहला भी जैसे बच्चे पूछ रहे हैं SCQ क्या है, SCQ का मतलब होता है सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। क्या हो गया भाई, नीचे लिख देता हूं सिंगल करेक्ट। क्लियर है? दूसरा टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे MCQ। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल करेक्ट। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, ऐसे सपोज करो, मैं समझा देता हूं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया, ये मान लो ये पूरा क्वेश्चन दिया है, कुछ भी XYZ, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दिए, A B C और D। क्लियर है? उसके 4 ऑप्शन है ABCD, यहाँ कुछ भी 4 ऑप्शन दिए, क्वेश्चन ही नहीं पता तो ऑप्शन कैसे दिखाई देंगे? ठीक है? अगर मान लो ये SCQ क्वेश्चन है, क्लियर है, तो या तो इसका आंसर A होगा, या फिर इसका आंसर B होगा, या फिर इसका आंसर C होगा, या फिर इसका आंसर D होगा। ऐसे क्वेश्चनों को बोलते हैं सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूँ। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में A भी आंसर आ सकता है, B भी आंसर आ सकता है, C भी आ सकता है, D भी आ सकता है। आवाज नहीं आ रही है क्या? इसका आंसर A B भी आ सकता है। A B मतलब 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, A और B। AC भी इसका आंसर आ सकता है, मैं थोड़ा ज्यादा लाउडली बोलूंगा ताकि सबको सुनाई दे। इसका आंसर AC भी पॉसिबल है, AD भी पॉसिबल है, और अगर हो सकता है तो चाहे तो ABCD और ऑप्शन करेक्ट, ABCD भी इसका आंसर आ सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को बोलते हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? तो एक तो आपके होते हैं सिंगल टाइप क्वेश्चन। सिंगल टाइप क्वेश्चन आपके किस एग्जाम में आते हैं? यहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, जान दो, ठीक है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होता है मैंने ITQ। ITQ का मतलब होता है केवल इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इनकी जो रेंज रहती है 0 से 9 के बीच में रहती है और इंटीजर रहती है। क्लियर है?
मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनके 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। क्या क्या? पहला ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस बेटा, 3 ऑप्शन भी, वो जगह स्पेस का मैं इसलिए मैंने लिखा। ए बी सी भी आंसर हो सकता है, ए बी डी भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये भी आंसर हो सकते हैं। 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, मतलब कुछ भी। चलो, आईटीक्यू का मतलब होता है जिनके आंसर 0 से 9 के बीच में इंटीजर आएंगे। क्लियर है? और एनटीक्यू मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर कुछ भी हो सकते हैं नंबर्स में, पॉइंट में भी, जैसे 2.35 भी हो सकता है। आप चाहो तो एक 1001.13 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्हें बोलते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो क्या आपको क्लियर हुआ कि हमें जो तैयारी करनी है वो 4 टाइप के क्वेश्चनों की करनी है? क्लियर है? मतलब हमें जितने भी सिलेबस पढ़ेंगे, जितना भी मैथ का सिलेबस है या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, अगर आपको जेई या इंजीनियरिंग करना है तो 4 टाइप के क्वेश्चनों से आपका पाला पड़ने वाला है। 4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनसे हमें फाइट करनी है, किसको कैसे सॉल्व करना है, किसको कितना टाइम देना है, ये सब चीजें हम यहाँ से मैनेज करेंगे। क्लियर है? चलो, मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, चलो हर पेपर की हम मार्किंग स्कीम की बात भी कर लेते हैं। ठीक है? तो चलो अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। जैसे आपका पहला पेपर है एमएसटी सीईटी। क्लियर है? एमएसटी सीईटी में जो फिजिक्स है वो 50 मार्क्स का, केमिस्ट्री 50 मार्क्स का, मैथ 100 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 100 मार्क्स 15 क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स ईच। क्या ये चीज समझ में आ गई? मैथ के अंदर आप 100 मार्क्स का पेपर है, 50 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। क्लियर है? इसके अंदर सारे क्वेश्चन एससीक्यू आते हैं। एससीक्यू का मतलब क्या है? सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने बताया था सिंगल करेक्ट। अगर ये करेक्ट हुआ तो क्या होगा? अगर ये करेक्ट हुआ तो 2 मार्क्स, रॉन्ग हुआ तो क्या होगा? रॉन्ग हुआ तो 0 मार्क्स। एल का मतलब था लेफ्ट किया तो 0 मार्क्स। क्लियर है? मतलब क्या है कि सीटी के अंदर 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, हमको 50 के 50 करके आने चाहिए। जितने क्वेश्चन हम शेयर कर पाए उतने सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व करिए। बाकी क्वेश्चनों में आप क्या करोगे? जय माता दी करना है, आपका फेवरेट। जब कुछ भी नहीं आ रहा, जय माता दी। ठीक है? तो जैसे 50 में से आपने 35 सॉल्व किए, तो बाकी 15 क्वेश्चन जय माता दी लगा के आने। रॉन्ग हुआ तो कुछ फायदा, कुछ दिक्कत ही नहीं है, और सही हो गया अगर गलती से तो मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? जेई मेंस, जेई मेंस के अंदर मैंने बताया कि मैथ 100 मार्क्स का होता है, और इसके अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर सिंगल करेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चंस होते हैं हमारे सिंगल करेक्ट। इनके लिए मार्किंग स्कीम क्या है? अगर ये हमारा करेक्ट हुआ तो हमें मिलेंगे +4 मार्क्स। अगर रॉन्ग हुआ, जो हमने गलत ऑप्शन लगाया, तो हमें मिलेगा -1 मार्क्स। अगर हमने लेफ्ट किया तो हमको मिलेगा 0 मार्क्स। मतलब यहाँ पर जय माता दी नहीं लगाना है। क्लियर है? जितने आप सॉल्व कर सकते हैं ईमानदारी से करके आइए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि 4 में से ए या बी में डाउट है और आप रिस्क लेने को तैयार हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप तुक्का लगा सकते हैं, थोड़ा सा जय माता दी खेल सकते हैं, हो सकता है कि वो करेक्ट हो जाए तो आपके मार्क्स आ जाए। 5 क्वेश्चन जो आते हैं इसके अंदर वो आते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, मतलब जिनके आंसर कुछ भी पॉसिबल है। इसके भी 3 ऑप्शन जो हो सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये करेक्ट हुआ तो हमको मिलेंगे 4 मार्क्स। अगर रॉन्ग हुआ तो इसको मिलेंगे 0 मार्क्स। अगर ये लेफ्ट हुआ तो इसको मिलेंगे 0 मार्क्स। ये बात भेजे में गई? तो करेक्ट हुआ तो 4 मार्क्स, मतलब क्या है कि इसमें हम तुक्का लगा के आएंगे, बट कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल करेक्ट में तो जय माता दी के लिए 4 ही ऑप्शन है, ए बी सी डी।
न्यूमेरिकल टाइप में आप क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, 200 लिखोगे, 300 लिखोगे, 1,00,000 लिखोगे, 1 लिखोगे, 0 लिखोगे, -1 लिखोगे, क्या तुक्का मारोगे? तो इसके लिए हजारों ऑप्शन है, कुछ भी आप लिखाओ 1 2 3 0, गलती से सही हो गया तो मार्क्स मिल जाएंगे, गलत हुआ तो कुछ कह नहीं सकते। क्लियर है? तो ये तो हुआ है जेई में एमएससीटी जेई मेंस। चलो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईटीक्यू एंड एमसीक्यू? बहुत बढ़िया। चलो तो मैं ये डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आईटीक्यू का मतलब होता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, मतलब इसके आंसर क्या जाता है, 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, ज्यादा से ज्यादा 9 तक ये आते हैं। क्लियर? अभी की जो डिफरेंस है उसके साथ एनटीक्यू के अंदर 2.35 आ सकता है, 5.86 आ सकता है, 1 लाख भी आ सकता है और पॉइंट के साथ कुछ भी आ सकता है। न्यूमेरिकल का मतलब है कोई भी नंबर जो आप चाहो, पॉइंट का, बिगर पॉइंट का, डेसिमल, इंटीजर, होल नंबर, स्क्वायर, कुछ भी। और आईटीक्यू का मतलब होता है सिंगल डिजिट आईटीक्यू के क्वेश्चन का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आपको डिफरेंस क्लियर हुआ आईटीक्यू और एनटीक्यू में? ऑप्शन नहीं होते, क्वेश्चन में लिखा था कि इसका आंसर सिंगल डिजिट इंटीजर में आएगा, मतलब या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 आएगा, 3, आपको लिख के टाइप करके आना है। कीपैड मिलता है, मैं टाइप करने के लिए वहां आंसर टाइप करना पड़ेगा 3 सबमिट, ऐसे। न्यूमेरिकल टाइप में आप टाइप करोगे 3.2586 सबमिट। क्लियर है? तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है। आपसे बोलो कि कोई भी एक नंबर बोलो तो वो हमारा न्यूमेरिकल टाइप हो सकता है। सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जेई मेंस और जेई एडवांस? एक एक करके आऊंगा, सारी बातें बात करूंगा और एग्जामों की भी बात करेंगे। सर जेई एडवांस कब होता है? बिल्कुल सारी बातें बताएंगे, भी रुक जाओ। ठीक है, आपके रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि आपकी एग्जाम कब हो सकते हैं, कब क्या। सर एनटीक्यू की भी नेगेटिव नहीं, अभी ये मैंने जेई मेंस के बारे में बताया, अभी मैं जेई एडवांस पर जाने वाला हूँ कि जेई एडवांस में क्या रहता है। ठीक है, जेई मेंस के बारे में बताया, एससीक्यू, एलटीक्यू, ये तो अच्छा। जेई मेंस में बताया नेगेटिव मार्किंग मेंस में नहीं रहती। एडवांस में क्या होता है, आप जेई एडवांस की बात कर लेते हैं। जेई एडवांस का मार्किंग सिस्टम बहुत खतरनाक होता है, तो एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, 68 काउंट अभी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। किसका मार्किंग सिस्टम क्या है समझते हैं। इसमें क्या, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं 3 मार्क्स, अगर करेक्ट हुआ तो हमें 3 मार्क्स मिलेंगे आईटी एडवांस में, जबकि सीटी में 2 मार्क्स मिलते थे, मेंस में 4 मार्क्स मिलते थे, लेकिन आईआईटी में कितने मिलते हैं, 3। अगर ये रॉन्ग हुआ तो आईआईटी में इसके लिए -1 मार्क्स का प्रावधान है। अगर आपने लेफ्ट किया तो वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, 0 मार्क्स देके खत्म। क्लियर है? मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, अब इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्लियर है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम कैसे है, तो मैं बताऊं कि अगर ये लेफ्ट किया तो 0 मार्क्स। क्लियर है? करेक्ट हुआ तो करेक्ट होने पर आपको +4 मार्क्स भी मिल सकता है, +3 भी मिल सकता है, +2 भी मिल सकता है, +1 भी मिल सकता है। क्लियर है? करेक्ट हुआ तो सर 4 कब मिलेंगे, 3 कब मिलेंगे? बेटा आईटी एडवांस कब होता है, कैसे होता है, जेई में क्या रिलेशन है, इसकी बात मैं इसके बाद करूंगा। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या है सब बताऊंगा, अभी थोड़ा देर वेट करो। तो करेक्ट होने पे +4 +3 +2 +1 कुछ भी हो सकता है। किस केस में क्या, ये बात थोड़ी देर में करेंगे। और यार रॉन्ग होने पे मिलते हैं -2 मार्क्स। मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आईआईटी एडवांस के अंदर सबसे ज्यादा रिस्की है। सही हुआ तो 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, लेकिन अगर गलत हो गया तो -2 मार्क्स। क्लियर है? आईटी के लिए क्या है कि आईटी एडवांस में +3 मार्क्स का प्रावधान है करेक्ट होने पर, और रॉन्ग होने पर -1 मार्क्स का प्रावधान है। क्लियर है? और लेफ्ट अगर आपने किया तो आपको 0 मार्क्स। एनटीक्यू में क्या है कि अगर आपने करेक्ट किया तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, अगर आपने रॉन्ग किया तो इसमें 0 मार्क्स। मतलब आप आईआईटी एडवांस में भी तुक्का मार सकते हैं, जय माता दी कर सकते हैं, लेकिन जय माता दी के लिए इनफाइनाइट ऑप्शन है,
आप कैसे तुक्का मारोगे, और लेफ्ट के लिए 0। क्लियर है? तो आपको SCQ की कहानी समझ में आ गई, ITQ की कहानी समझ में आ गई होगी, NTQ की कहानी समझ में आ गई होगी। लेकिन ये MCQ में +4 मार्क्स कम मिलता है, +3 कम मिलता है, +2 कम मिलता है, और +1 कम मिलता है। ये बात अभी हम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये PPT लेक्चर के बाद मैं आपको दे दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, आप एक बार देखना चाहे तो इसे गौर फरमा सकते हैं। चलो अब बात करते हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन की इतनी बड़ी कहानी क्या है, +4 का -4 का। तो जैसे सपोज करो आंसर, और आपने तुक्के लगाए तो उसके क्या क्या मार्क्स मिल सकते हैं, आप समझो। सपोज करो किसी क्वेश्चन का आंसर ABC है, सपोज करो किसी क्वेश्चन का आंसर ABC है, ठीक है। मान लो हो सकता है आप केवल A और B लगा के आए, हो सकता है आप A और D लगा के आए, हो सकता है किसी बच्चे ने आंसर ABCD लगा दिया, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्क्स मिलने की वो देखते हैं। तो जैसे इसके 3 करेक्ट ऑप्शन थे ABC, आपने 3 में से 2 ऑप्शन करेक्ट चूज किए AB, तो आपको मिलेगा +2 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और ले रहा हूँ ABC। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ABC है और आपने तीनों के तीनों सही लगाए तो आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, सही में आया। लेकिन ABC ऑप्शन आपने केवल 2 ही ऑप्शन ढूंढ पाए, A और B, C का आप पता ही नहीं लगा पाए, तो आपको मिलेंगे प्लस के 2 मार्क्स। क्लियर है? यहाँ पर आपने क्या किया, A तो पता लगा लिया, सही है। अगर आप अकेला मान लो सपोज करो अकेला एक आंसर A लगा के आते तो आपको मिलता 1 मार्क्स। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं कि अगर 3 ऑप्शन सही हैं तो तीनों के तीनों लगाओगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, 4 आउट ऑफ 4। लेकिन 4 में से अगर आपने 2 ही ऑप्शन करेक्ट लगाए, तीसरे के बाद लगाना भूल गए, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक ऑप्शन करेक्ट लगाया तो 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अच्छा, यहाँ आपने 3 करेक्ट तो लगाए, यहाँ आपने एक करेक्ट तो लगाया, लेकिन आपने साथ में एक गलत आंसर भी मार्क कर दिया है कि नहीं, डी, जो कि हमारे आंसर का पार्ट नहीं था। तो ऐसे केसेस यहाँ पर हमने गलत मार्क कर दिया, चाहे सही कितने भी मार्क्स किए हों, हमको मिलने वाला है -2। क्या आपको समझ में आया? करना क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन के आंसर मान लो A B है तो आप A या B लगा के आओ या A B दोनों लगा के आओ। अगर C या D में से एक भी ऑप्शन अगर आपने लगा दिया तो आपको मिलने वाले हैं -2 मार्क्स। अगर A B आंसर है, अगर अकेला A लगा के आए तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, A B लगा के आए तो 4 मार्क्स मिलेंगे। सही में है कि नहीं? जैसे मैं एक और केस ले लेता हूँ। सपोज करो किसी क्वेश्चन का आंसर A B है या मान लो AC है, तो हो सकता है आप अकेला A लगा के आए, हो सकता है आप अकेला C लगा के आए, हो सकता है आप A और C दोनों लगा के आए, और ये भी हो सकता है AC के साथ आपने B फ्री में लगा दिया, हो सकता है आपने अकेला B ही लगाया, ऐसा भी हो सकता है। तो A सही आंसर है 2 में से एक, तो यहाँ मिलेगा +1, यहाँ मिलेगा +1, यहाँ लगे मिलेगा +4, क्योंकि आपके 2 ही आंसर सही थे, आपने दोनों सही लगा दिए। लेकिन यहाँ आपने फ्री में B लगा दिया जो कि आंसर था ही नहीं, तो आपको मिलने वाला है -2, और B गलत है इसलिए -2। क्या आपको बात क्लियर है? यस सर SMS कर, मैसेज कर दो अगर आपको ये MCQ का मतलब समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। तो बेसिकली अभी तक हम ये समझ पाए, क्या क्या समझ पाए एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, आप बोलना चाहे तो किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो आप बोल भी सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने बताया यहाँ पर आपको बताया कि हमारे 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पे सीटी में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, एडवांस में क्या होता है। तो सबसे ज्यादा टाइप के अगर क्वेश्चन किसी एग्जाम में आते हैं तो वो आते हैं आईटी एडवांस में। क्लियर है? इसलिए आईटी एडवांस को सबसे टफ एग्जाम भी माना जाता है। क्लियर है? चलो, तो ये तो हुई टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं कि सर जे एडवांस कब होगा, मेंस कब होगा, क्या रहता है। बोलो बेटा। Sir, when is the possibility of 3 marks then?
ओके, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 मार्क्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चलो वो केस भी हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे कि 3 मार्क्स किस केस में मिलेंगे। सपोज करो किसी क्वेश्चन का आंसर एबीसीडी है, उसके ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं, आप एबीसी लगा के आओ। आप ये मान के चलो आपका किसी क्वेश्चन का जो आंसर है एक्चुअल में वो ए बी सी डी है, क्लियर है। आपने मान लो मार्क किया केवल एबीसी, या आपने मार्क किया एबीसीडी या एबीडी, या आपने मार्क किया ए बी, या आपने अकेला मार्क्स किया डी, तो क्या होगा? अच्छी बात यह कि अगर आंसर ए बी सी डी है तो आपको -2 नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपने 3 सही लगाए तो +3, 3 सही किए इसलिए +3, 2 सही किए तो +2, और 1 सही किया तो +1। ऐसे केस में -2 मिलने के कोई चांस नहीं है। आपने जो भी तुक्का लगा दिया वो एकदम सही हो गया। क्लियर है सबको? और किसी का कोई कंफ्यूजन ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेके? सर किस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है इसको लेके और कोई कंफ्यूजन दिमाग में हो? बाकी चीजें जब 2 साल तक आपके पेपर होते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगता रहेगा कि हमको कब रिटर्न ट्रायल लगाना चाहिए, कब जय माता दी करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। आगे बढ़ू मैं? चलो, तो क्लियर हो गया है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। चलो, हमारे एग्जाम कब होंगे? आप ये मान के चलो आपका 11th स्टार्ट हो रहा है। चलो, आपके एग्जाम कब होने वाले हैं क्या है वो बताता हूँ। 26 अप्रैल 2021 को आपका 11th स्टार्ट हो रहा है। ये आपका 31 मार्च 2022 तक रहेगा। क्लियर है? 31 मार्च 2022 तक आपका 11th होगा। देन आपका 12th स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 को। क्लियर है? यहां से आपका 12th स्टार्ट हो जाएगा। अब जब 12th स्टार्ट हो जाएगा तो कौन सा पेपर कब होगा? तो सबसे पहले डेट आती है जेई मेंस एग्जाम की। सबसे पहले हम बात करेंगे जेई मेंस का एग्जाम। जेई मेंस का एग्जाम मैं इस बार 4 बार हो रहा है, लेकिन आपके टाइम पे मेरे को जो लगता है वो 2 बार होगा। एक होगा जनवरी में और एक होगा अप्रैल में। जेई मेंस का पेपर 2 बार होता है, एक जेई मेंस जनवरी में, एक अप्रैल में। क्लियर है? और आपको ये पेपर देना है 2023 में, एक जैन के अंदर एक अप्रैल के अंदर। एग्जैक्ट डेट बाद में आएंगे। क्लियर है? जैन अप्रैल में 2 बार क्यों? हम 2 बार पेपर दोगे, दोनों में जो आपका बेस्ट स्कोर आएगा वो आपका कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? मेंस में 90 परसेंटाइल आने के बाद, मेंस में अगर आपका 90 परसेंटाइल आता है तो ही आप जेई एडवांस का पेपर दे पाओगे। क्लियर? ये पेपर कब होता है? ये पेपर आपके लिए होगा जून 2023 में। ये पेपर आपका कब होने वाला है? ये होगा जून 2023 में। जब आप जेई मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो आप जेई एडवांस का पेपर दे पाओगे, वरना नहीं। क्लियर है? अब बात करते हैं एमएससीटी कब होता है। एमएससीटी जो होता है वो होता है आपका मई में, मई एंड। क्लियर है? तो जनवरी अप्रैल में आपका जेई मेंस होता है। सीटी होता है मई एंड में। अगर आप बाकी स्टेट अदर स्टेट के हो तो अदर स्टेट में यही मई जून इसी डेट के आसपास होता है। और आपका जो मार्च है वो मंथ रहता है बोर्ड पेपर्स के लिए। सर डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड, ओके, परसेंटेज एंड परसेंटाइल, ओके। चलो इसमें हम फर्क बता देते हैं। चलो, तो पहले ये समझ लो कि तीनों एग्जाम में पहले अभी तक बताया कि हमारे 3 एग्जाम है। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड रुकिए।
चलो, तो मैंने बताया 3 एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, करेक्ट होने पर क्या होता है, रॉन्ग होने पर क्या होता है। जेईई मेन से अच्छा कॉलेज मिलते हैं, एमएससीटी, वो सब आने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, मैं एक एक करके आ रहा हूँ, ठीक है। तो सीटी का पेपर कब होता है, एडवांस कब होता है, एडवांस जेईई मेंस के बाद ही दे सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब बात करते हैं कितने मार्क्स पर कौन से एग्जाम क्वालिफाई होता है, किसके थ्रू कौन से कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। तो एमएसटी, सीईटी, जेईई मेंस और एडवांस, ठीक है। चलो, एडवांस के अंदर जितने भी कॉलेज मिलते हैं उनको बोलते हैं आईआईटी। आईआईटी बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे बेस्ट वाला जो आईआईटी है वो मुंबई, मुंबई के बाद कानपुर, कानपुर के बाद आपका चेन्नई, या मद्रास भी बोलते हैं इसको, चेन्नई, कानपुर, मद्रास, चेन्नई। उसके बाद तुम्हारा रुड़की, रुड़की के अलावा, रुड़की तो बाद में आएगा, उससे पहले खड़गपुर आएगा। और इस तरह कुल मिला के 19 आईआईटीज अभी हैं, ठीक है। ये इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेज है, टॉप 19 कॉलेज बोल सकते हो, वो आईआईटी के अंदर आते हैं। क्लियर है, 19 आईआईटीज है जिनके अंदर अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं ऑल इंडिया के अंदर। क्लियर। जेई मेंस के अंदर क्या क्या आते हैं, ऑल एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है हर स्टेट के अंदर केवल एक एनआईटी है। जैसे आपके महाराष्ट्र की बात करी जाए तो महाराष्ट्र के अंदर जो एक आईआईटी एनआईटी है उसका नाम है एनआईटी नागपुर। क्लियर है, क्लियर है। और ट्रिपल आईटी, आपकी एक ट्रिपल आईटी पुणे में भी है जो कि बहुत अच्छी है, आराम से उसे ले सकते हैं, ठीक है। किस रैंक पर क्या मिलता है ये सब बातें तो हम बाद में करेंगे, अभी बस जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो एनआईटी हमारी कितनी है, हमारे इंडिया में 28 स्टेट है, तो 28 तो एनआईटीज हैं और करीब 12 ट्रिपल आईटीज हैं, ठीक है। ये अभी बढ़ गई हो तो पता नहीं, अभी फिलहाल जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 12 ट्रिपल आईटीज हैं। क्लियर है। तो ये कॉलेज, जैसे महाराष्ट्र में इसके कितने कॉलेज हैं, एक तो एनआईटी है महाराष्ट्र के अंदर, एक ट्रिपल आईटी पुणे है, एक दो ट्रिपल आईटी और है जो महाराष्ट्र के अंदर है। सीटी के अंदर क्या मिलता है, सीटी के अंदर आपका सबसे बढ़िया सीओईपी, जो आप सबका सबसे फेवरेट कॉलेज है। क्लियर है, सीओईपी हुआ, तुम्हारे और भी जितने भी जो महाराष्ट्र के जो पुणे के टॉप कॉलेज हैं वो सारे यहीं से मिलते हैं। पुणे मुंबई के जितने भी बेस्ट कॉलेज हैं वो सारे सीईटी के थ्रू मिलते हैं। अब बात करते हैं कितने मार्क्स हमारे आए तो हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा। सीईटी आपका 200 मार्क्स का होता है, जैसे कि मैंने बताया 50 मार्क्स फिजिक्स, 50 मार्क्स केमिस्ट्री और 100 मार्क्स मैथ। तो आपको अराउंड 160 प्लस आपका स्कोर आएगा तो ही आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। अच्छा मतलब एकदम अच्छा वाला, नहीं तो आपको 100 प्लस पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा फॉर सीईटी। हाउ मेनी परसेंट आर रिक्वायर्ड टू गेटिंग बेस्ट आईआईटी कॉलेज, सब आ रहा हूं मैं धीरे धीरे। जेई मेंस की बात करते हैं। क्लियर है, जेई मेंस के अंदर आपका 300 मार्क्स का कॉलेज मार्क्स का पेपर होता है। तो 300 मार्क्स का पेपर होता है तो आपको अच्छा एनआईटी चाहिए तो आपके मार्क्स होने चाहिए 180 प्लस, अराउंड 60% मार्क्स। अगर यहाँ पे बात करी तो ये कितने मार्क्स हैं, ये है हमारे 80% मार्क्स। चलो, आईआईटी को मान लेते थोड़ी देर के लिए कि ये 360 मार्क्स का होता है, पेपर 1 180 का, पेपर 2 180 का। क्लियर है, ये 300 का। तो इसमें कितने मार्क्स चाहिए, तो इसके अंदर हमें मार्क्स चाहिए अराउंड 100 प्लस, 100 प्लस मार्क्स लाओ। 100 थोड़ा कम हो गया, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, चलो 120 मार्क्स कर देता हूँ, मतलब 33%। या फिर इसे चलो मान लो किसी से टफ आ गया तो आप इसे 150 मार्क्स मान लेते हैं। चलो कि मान लो 150 प्लस पे बेस्ट आईआईटी कॉलेज आपको मिल गया
तो 150 प्लस का 1, इसका मतलब कितना हुआ, अराउंड 40% मार्क्स। क्लियर है, 40% मार्क्स सफिशियंट है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया हो कि आईआईटी का कॉलेज 40% मार्क्स पे मिल रहा है, जेई मेंस का कॉलेज 60% मार्क्स पे मिल रहा है, और सीईटी का कॉलेज 80% मार्क्स पे मिल रहा है। इसका मतलब सीईटी का पेपर आसान आता होगा, इसलिए 80% मार्क्स आराम से आ जाते होंगे। जेई मेंस का पेपर सीईटी से थोड़ा टफ रहता होगा, इसलिए 60% मार्क्स काफी है। और आईआईटी का पेपर बहुत टफ रहता होगा, इसलिए बोला गया 40% मार्क्स काफी है। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ में। सर एनआईटी आईआईटी, देखो बेटा, कोई बोलने को कुछ भी बोले, आईआईटी आईआईटी है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्लियर है। अब तुम मुझसे ऐसी बात बोल रहे हो कि रोहित शर्मा बेस्ट है या सचिन तेंदुलकर, तो रोहित शर्मा बेस्ट है या सचिन तेंदुलकर, तो आईआईटी आईआईटी रहेगा, चाहे सीयूईपी आए या कोई भी आए या कुछ भी है। क्लियर है, तो बेस्ट कॉलेजों का जहां तक नंबर है वो रहेगा आईआईटी। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि आपका सीयूईपी कॉलेज हमारी 50% एनआईटी से अच्छा है। हमारी जितनी भी नई एनआईटीज हैं उनसे अच्छा आपका सीयूईपी कॉलेज है, बट कुछ जो पुरानी एनआईटीज हैं वो बेटर देन सीयूईपी। बट आईआईटी आईआईटी है, उसका आप किसी से कंपेयर मत करो। आई होप मेरी बात इस बात में समझ गए होंगे। चलो, तो ये तीनों चीज क्लियर है। आदित्य सेल के कुछ बोलना चाहते हो क्या आप? चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बहुत से लोगों ने पूछा कि परसेंटाइल क्या है, कैसे करना है, क्या करना है परसेंटाइल का। चलो, परसेंटाइल के बारे में बता देता हूँ क्या है, परसेंटाइल बनता कैसे है। जैसे बेटा जब आप बीटेक कॉलेज में जाओगे ना, तो वहां पर आपका रिजल्ट परसेंटाइल से बनता है, परसेंटेज से नहीं। जैसे मेरा 300 मार्क्स का पेपर है, क्लियर है, 300 मार्क्स का मैंने पेपर लिया, और सपोज करो मैं परसेंटाइल और परसेंटेज में फर्क बताना चाह रहा हूँ, और मान लो मेरा ये पेपर केवल 100 स्टूडेंट ने दिया, एक्चुअल में देते तो 6 से 7 लाख लोग हैं। मैं बस जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि आपको परसेंटेज समझ में आ जाए, मैंने मान लिया 100 स्टूडेंट्स ने ये पेपर मैंने करवाया 300 मार्क्स का। सपोज करो हमारी एकेडमी में हमने ये पेपर एक पेपर करवाया, 100 स्टूडेंट है केवल, और मैंने 300 मार्क्स का पेपर करवाया। सपोज करो जो फर्स्ट रैंक है वो आया मान लो 270 मार्क्स, सेकंड रैंक है वो आएगा मान लो सपोज करो 250 मार्क्स, सपोज करो थर्ड रैंक जो आया वो आया 245 मार्क्स। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो जो फोर्थ रैंक है वो आ गया 2101 मार्क्स। क्लियर है, और जो मेरा फिफ्थ रैंक है वो आ गया मान लो मेरा 200 मार्क्स। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब 200 मार्क्स से नीचे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो मैं परसेंटेज और परसेंटाइल की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फर्क है। क्लियर है, ठीक है, इनमें क्या फर्क है। तो 270 मार्क्स 300 में से आए, तो क्या ये 90% मार्क्स हुए कि नहीं हुए? अरे बोलिए, क्या ये अराउंड, मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूं, मैं अराउंड में बात कर रहा हूं, क्या ये लगभग 87% मार्क्स हुए कि नहीं? 245 245 की अगर मैं बात करूं तो ये अराउंड 82% मार्क्स हुए कि नहीं? 210 क्या ये अराउंड 70% मार्क्स हुए कि नहीं? और 200 को मैं बोलूंगा लगभग अप्रोक्सीमेट 66% मार्क्स। तो ये तो होता है परसेंटेज। क्लियर है। अब परसेंटेज क्या है? जो मेरा टॉपर है उसको बोलता हूं मैं 100%। 100% का मतलब है कि इससे आगे कोई भी स्टूडेंट नहीं। सही में आया कि नहीं? 100% मतलब ये हमारा टॉपर है, इससे आगे कोई भी स्टूडेंट नहीं। जो सेकंड रैंक है वो हो गया मेरा 99%। क्या आपको ये बात समझ में आई? 99% का मतलब है मैंने 99% लोगों को पीछे छोड़ दिया, या मेरे बराबर या मुझसे पीछे हैं। मुझसे आगे केवल 1% स्टूडेंट है, तो 100 का 1% कितना हुआ? 1। तो केवल एक बंदा मुझसे आगे है, 90% का मतलब ये हुआ। जैसे थर्ड रैंक आई उसको कितना परसेंटाइल दोगे? 98। फोर्थ रैंक आई उसको कितना परसेंटाइल दोगे? 97। फिफ्थ रैंक है उसको कितना परसेंटाइल दोगे? 96। क्या आपको मेरी बात समझ में आई?
क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 96 परसेंटाइल का मतलब है मेरे से आगे केवल 4% लोग हैं। 96 परसेंटाइल का मतलब मेरे से आगे ओनली 4% लोग हैं, मार्क्स नहीं, परसेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4% मेरे से आगे हैं। तो जब ये 100 का काउंट है तो 4% कितना हुआ? 4। मेरे से आगे 4 स्टूडेंट है। सपोज करो मैंने 100 की जगह 200 स्टूडेंट लिए, तो 100 वाला तो 100 रहेगा, ये बन जाएगा 99.5। इसका मतलब मेरे से आगे केवल 0.5% स्टूडेंट मेरे से आगे, ये बन जाएगा 99। 99.5 मतलब 0.5, तो 200 का 0.5 कितना आएगा? 1, मतलब एक स्टूडेंट मेरे से आगे। अब इसकी परसेंटाइल कितनी? 99, मतलब 1% स्टूडेंट मेरे से आगे हैं। तो 200 का 1% कितना होगा बच्चों? 1। तो मतलब मेरे से, सॉरी 2, मेरे से आगे 2 स्टूडेंट है। तो अगर 200 के केस में बात करोगे तो ये आ जाएगा 98.5, ये आ जाएगा 98। 98 का मतलब है 2% स्टूडेंट मेरे से आगे है। मतलब 2% बोले तो 200 का 2% कितना होगा? 4 स्टूडेंट मेरे से आगे। क्लियर है? तो मैंने आज अभी क्या क्या बता दिया। व्हाट इज द परसेंटेज, वाई परसेंटाइल इज, अच्छा, कंसीडर्ड एंड नॉट परसेंटेज। बहुत बढ़िया। ये भी बता देता हूं कि हम परसेंटेज क्यों नहीं पकड़ते, परसेंटाइल क्यों पकड़ते हैं। चलो ये भी बता देते हैं। चलो ये भी बता देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारा इंडिया में अभी थोड़ा नंबर ऑफ सिस्टम टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कमी है। तो जेई मेंस का जो पेपर है वो 6 शिफ्ट में होता है। क्लियर है? शिफ्ट 1, समझाता हूं, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, शिफ्ट 5, शिफ्ट 6। हम सपोज करो हमारा जो पेपर है वो 6 शिफ्टों में होता है। क्लियर है? पहली शिफ्ट का टॉपर मान लो वो आ गया 290, दूसरी का टॉपर आया 295, और मान लो तीसरी शिफ्ट का टॉपर हो रहा मान लो केवल 250 मार्क्स। क्लियर है? मान लो यार सेकंड रैंक वाला आया 288, थर्ड रैंक वाला आया मान लो 270, या मान लो फोर्थ रैंक आया 260, और फिफ्थ रैंक आया 250। यहाँ पर ये 295, अगला आया 290, मान लो थर्ड रैंकर भी 290 ही आ गया, मान लो चौथा रैंकर आया 285, और ये आ गया मान लो 282, और मान लो 10-15 रैंक के बाद, 20-25 रैंक के बाद यहाँ पर 250 आया। तो मैं आपको यहीं पर कंक्लूड करता हूँ, अगर हम मार्क्स से रैंक निकालेंगे, केवल परसेंटेज देखेंगे और रैंक निकालेंगे, तो ये बेचारा 250 वाला जो आया शिफ्ट 3 में, इस वाले की जो रैंक है क्या 100-150 के आसपास नहीं चली जाएगी? जबकि ये तो अपनी शिफ्ट का टॉपर है। समझ में आया? तो वो हर शिफ्ट के टॉपर को 100 परसेंटाइल देते हैं। क्या बात समझ में आई? हर शिफ्ट का जो भी टॉपर रहेगा उसको 100 परसेंटाइल देते हैं, क्योंकि वो अपनी शिफ्ट में टॉपर है। क्लियर है? हर बैच के हिसाब से परसेंटाइल होता है क्या? यस। तो आपके शिफ्ट में जितने लोगों ने पेपर दिया उसके हिसाब से परसेंटाइल निकलता है। अब सबके परसेंटाइल को मर्ज करके सॉर्ट कर दिया जाता है। तो अगर सबको 100 दे दिया तो क्या ये टॉप 6 में रहेगा कि नहीं रहेगा 250 वाला? अगर हमने 100 दे दिया और जब सबको सॉर्ट करेंगे एक साथ, तो 100 के अंदर क्या ये 6वें नंबर के अंदर तो आ ही जाएगा, एटलीस्ट 6 के अंदर तो रहेगा ही ना। समझ में आई मेरी बात की नहीं? इसलिए हम परसेंटाइल निकालते हैं। अगर परसेंटेज निकालते तो बेचारे की रैंक कम से कम 1000 के अंदर जाती। यहाँ पे मान लो ये पेपर इतना इजी है कि हर कोई बंदा 280 295 ला रहा है, 27 280 282, मतलब ये इतना इजी पेपर आ गया है। तो ये वाले इजी पेपर वालों की तो क्या है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये सिर्फ इतनी टफ है कि टॉपर 250 ला पाया है और सेकंड रैंक का सीधा 200 है, मतलब बहुत खतरनाक पेपर आ गया है। तो बेचारे इन बच्चों की तो बैंड बच जाएगी अगर परसेंटेज और मार्क्स देखा तो। इसलिए क्या करते हैं, सबका परसेंटाइल निकालते हैं तब सॉर्ट करते हैं। क्लियर है? तो जो कुछ भी होता है सोच समझ के करते हैं। तो जेई मेंस के हर साल एक शिफ्ट में 6 पेपर होते हैं। तो सबके पेपर आपके, मान लो आपका कोई फ्रेंड, एक का फ्रेंड भी है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जेई का पेपर दोनों का सेम है, अलग अलग
पेपर भी हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, वरना वो आते हैं मैथ की बात करते हैं। ये तो हमने तीनों एग्जाम की बात की, सीटी क्या है, मेंस क्या है, आईआईटी क्या है, मेंस में रैंक कैसे निकलती। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन और पूछ रहा था कोई, तो ऑफलाइन ऑनलाइन बता दूं, आपके तीनों ही पेपर, एमएससीटी हो, एमएसटी सीटी हो, चाहे जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, सारे के सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं। अब बहुत से लोगों का एक और क्वेश्चन निकल के आता है, सर मेरे को तो कभी लैपटॉप चलाना ही नहीं आता, मैं जेई का पेपर कैसे दूंगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा आपको ये 2 साल मिले हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें आपको ये सारी चीजों की प्रैक्टिस हमारा इंस्टीट्यूट खुद कराएगा। आपको एक टाइम मिलेगा, आपके जितने भी पेपर होंगे सारे ऑनलाइन होंगे। तो मान लो हो सकता है आपको कुछ नहीं आता, ना किधर 2 दबाना है, किधर 3 कब 5 कब किधर टिक लगाना है, नहीं आता, तो पहला पेपर खराब होगा, दूसरा खराब होगा, तीसरा तो कम से कम सही होगा। तो वहां पे जाके आप सीख पाएंगे कि क्या होता है। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स रिजल्ट ऑफ पेपर आईआईटी आर आल्सो इन परसेंटाइल और परसेंटेज। बहुत बढ़िया। आईआईटी का जो, अच्छा, जेई मेंस का जो रिजल्ट आता है उसमें केवल परसेंटाइल आता है, आपके मार्क्स या परसेंटेज नहीं आते। आईआईटी एडवांस के पेपर में आपके मार्क्स आते हैं। क्लियर है? मतलब आप परसेंटेज निकाल सकते हो। आईआईटी एडवांस में सबका सेम पेपर होता है, पेपर एक ही शिफ्ट में होता है। तो चाहे परसेंटाइल से निकाल लो चाहे परसेंटेज से, दोनों का मतलब एक ही रहता है। क्लियर? इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आईआईटी एडवांस में, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर होता है। आपके मार्क्स भी आएंगे, परसेंटेज भी आएगा, परसेंटाइल भी आएगा, तो उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अब बात करते हैं कि मैथमेटिक्स इसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो पहले तो सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन जो हर साल सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सर मार्केट से कौन कौन सी बुक खरीदे? जानना है ये, मार्केट से कौन कौन सी बुक खरीदे? क्योंकि हर साल जब हम बचपन से आज तक, हम लोगों का एक ड्रीम रहता है क्या, कि जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो बहुत पढ़ाई करेंगे और इस तरीके से करेंगे टॉपर हम ही रहेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा ड्रीम रहता है कि अगली क्लास से ऐसे ही पढ़ाई करनी है, इतनी ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे कि टॉपर हम ही रहे, हमसे ज्यादा कोई पढ़ ही नहीं पाए या हमसे ज्यादा होशियार कोई हो ही नहीं पाए। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, मार्केट से आपको 11th महाराष्ट्र बोर्ड, चाहे आप 10th तक किसी भी पोस्ट के रहे हो, महाराष्ट्र बोर्ड की मैथ की बुक्स खरीदनी है। क्लियर है? 2 बुक्स आएंगी, मैथ 1 और मैथ 2। क्लियर? ये 2 बुक्स आपको खरीदनी है। इसके अलावा आपको मार्केट से कोई भी बुक मैथ में नहीं लेनी। समझ गए? अब दूसरी प्रॉब्लम, जैसे कि मैं पिछले 8 साल से बारामती में हूं, तो हो सकता है आप में से कई लोगों के भाई बहनों को मैंने पढ़ाया भी हो, तुमसे भी पूछ सकते हो कि मेरा बोलने का तरीका क्या है। दूसरा प्रॉब्लम, सर नहीं हमें तो मार्केट से बुक खरीदनी ही खरीदनी है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमको बुक्स खरीदनी है, ताकि लगना तो चाहिए कि हमें आईआईटी कर रहे हैं। तो जिनको खरीदनी है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ, वो सिंगेज के बुक्स खरीद सकते हैं। क्लियर है सबको? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सिंगेज के 6 बुक खरीद सकते हैं। फिर लास्ट ईयर एक पेरेंट्स ने बोला सर उसके अलावा और कौन सी बुक खरीदें, हमारे पास तो और भी पैसे बचे हुए हैं। तो भैया सिंगेज के आप 5 6 8 10 जितने सेट खरीद सकते हैं खरीद लो और गरीबों में बांट दो। क्लियर है? और हो सके तो आप कोई भी बुक्स मत खरीदो, केवल ये 2 बुक्स खरीद लाओ, आपके लिए सफिशिएंट है। चाहे आप केवल बोर्ड पढ़ने आए हो, चाहे आप केवल जेई मेंस करने आए हो, आप आईआईटी एडवांस करने आए हो, आप सीईटी करने आए हो, आप कोई सी भी कोर्स करने आए हो, मैथ में सिर्फ आपको ये 2 बुक्स 11th के अंदर लगने वाले हैं। क्लियर हो गया सबको? इससे ज्यादा 2 बुक्स के अलावा आप कोई भी तीसरा बुक्स नहीं खरीदोगे।
अच्छा, किसी की इच्छा है कि सर ये बुक्स भी नहीं खरीदनी है, तो बेटे इनका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ इंटरनेट गूगल बाबा के पास है, गूगल पर डालिए महाराष्ट्र बोर्ड 11th मैथमेटिक्स बुक्स, वो आपको महाराष्ट्र बोर्ड की साइट पर पहुंचा देगा, वहां से आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, विच बुक्स विल गेट फ्रॉम एकेडमी? ओके सर, there are 6 boxes for JEE Mains. Would there be 6 students who would 100% for sure? Yes. 6 शिफ्ट में पेपर होंगे तो 100% कम से कम 6 तो आएंगे। एक आध शिफ्ट में ऐसा भी हो सकता है 2 टॉपर आए हैं तो 2 लोग 100% आ गए। क्लियर है? तो जितनी शिफ्टों में पेपर होगा उतने 100% आएंगे, उतने टॉपर आएंगे। क्लियर है? ये एकदम श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एकेडमी आपको कौन कौन से बुक प्रोवाइड कराएगी? एकेडमी आपको बुकलेट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। बुकलेट ये आपको हार्ड कॉपी में भी रहेगा और ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी रहेगा। पीडीएफ में भी ये बुक मैं दूंगा, हार्ड कॉपी में आपको एकेडमी देगी। क्लियर है? वो एकेडमी कब देगी वो आपका और उनके बीच का, वो आपका उनके फीस के ऊपर उन पर डिपेंड करेगा। अगला क्या किसी ने बोला? वेरी गुड, तो उसने आपको वेबसाइट का नाम भी बता दिया जय ने। थैंक यू जय, कि आप कहाँ से इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, ये बुक में दिया है उन्होंने, ebalbharti.com से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो एकेडमी आपको हार्ड कॉपी और पीडीएफ में बुकलेट प्रोवाइड कराएगी। देन डीपीपीस, डीपीपीस आपको केवल आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, केवल आपको पीडीएफ फॉर्म में डीपीपीस मिलेंगे और आपको वो सॉल्व करनी है। क्लियर है? तो बाकी जो भी मटेरियल है बुकलेट के अलावा वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको पीडीएफ फॉर्म में, जो मुझे जरूरत लगेगी, जिस तरीके से मेरा प्लान है पढ़ाने का, कि कब सिलेबस कराना है, कब कैसे क्या होगा, क्या कराना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, और किस तरीके से पूरे 2 साल मैनेज करना है। आपका सिर्फ एक ही काम रहना चाहिए, 2 साल सिर्फ मेरी सुनो। मैं आपको जेई में व्हाट इज डीपीपी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीपीपी का मतलब होता है, बेसिकली ये वर्ड कोटा से आया है। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्लियर है? मतलब 8 या 10 प्रॉब्लम्स का एक सेट रहता है, उसे हम डीपीपी बोलते हैं, जो एक ही दिन में सॉल्व करना है। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्लियर है? तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कब कैसे। कुछ क्वेश्चन बैंक के भी हम सॉल्व करते हैं, कुछ अदर कोचिंग्स का भी मटेरियल हम सॉल्व करते हैं, वो टाइम टू टाइम वेरी करेगा। तो वो सब मेरे हाथ में, वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा। मार्केट से आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? कुछ मटेरियल ऐसे रहेंगे जिनकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, अब मैं बोलूंगा मार्केट से जल्दी से जाओ, अपने पेरेंट्स को बोल दो इसकी जेरॉक्स करा के अपने पास रखो। तो क्लास के दौरान उनकी पीडीएफ की जेरॉक्स करके लानी है। क्लियर है? मार्केट से बुक्स कोई नहीं खरीद रही है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? क्या अब किसी को कोई क्वेश्चन है कि भाई सर मेरे पास पैसे हैं, मुझे बुक्स खरीदनी है? या तो किसी को डोनेट कर दो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। अगर कोई डोनेशन के लिए भी तैयार नहीं है तो वो मेरे को दे सकता है। सर जब हम बारामती ऑफलाइन पढ़ने आएंगे तो डीपीपीस कैसे लेंगे? तो ये मेरा इशू है, ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे आपको प्रोवाइड कराना है? हम आपको एक टैब देते हैं, टैब के अंदर आपके सारे पेपर्स रहेंगे, सारी डीपीपीस उसी में अपलोड होती हैं, जिसे आप कभी भी ओपन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बंद कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल की तरह ही एक टैब मिलेगा, जिस एंड्रॉइड ही रहता है, उसमें सब कुछ होगा। बस आप उसमें अपने व्हाट्सएप फेसबुक ये सब नहीं चला सकते। टैब एकेडमी से मिलता है क्या या खुद लेना है? बहुत अच्छी बात है, टैब एकेडमी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, ये एकेडमी प्रोवाइड कराएगी टैब, वो आपका इशू नहीं है, आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके पहले एग्जाम से पहले। अच्छा, रिकॉर्ड लेक्चर कहाँ पर देखेंगे? बहुत अच्छी बात है, जब आपके आज के लेक्चर हो जाए तो मेरे लेक्चर करीब 5 घंटे बाद जब अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अपने आप ही वीडियो लेक्चर आ जाएंगे, दिखेंगे। क्लियर है? तो वो कोई इशू नहीं है। आपका इसका डेमो आपको किरण सर से आप इसका डेमो भी ले सकते हैं। एक वीडियो लेक्चर सर उनसे बोल दो कि एक वीडियो लेक्चर बना के दे दो, जिसमें कि हमें ये देखना पड़ जाए कि कहाँ पर कौन से लेक्चर रिकॉर्डेड आते हैं, तो वो भी आपको लाइव क्लासेस या कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? या माउंट डाउनलोड में उन्हें हम डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ये तो हो गए इनके छोटे मोटे डाउट्स।
सर बुक्स कब मिलेंगी एकेडमी से, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब तक आपको एकेडमी बुक्स प्रोवाइड करा देगी, ये आपकी अगर फीस सबमिट हो चुकी है तो एकेडमी आपको आफ्टर 15 डे आपको बुक्स देना प्रोवाइड कर देगी। तो जो लोकल के लोग हैं या बाहर के, आपको बता दिया जाएगा कि आप आके बुक्स ले सकते हैं। अगर नहीं भी प्रोवाइड कराएगी तो मैं आपको जो चैप्टर्स हमारा करेंटली चलेगा उसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। और कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एकेडमी कब शुरू होगी? बहुत अच्छी बात है। तो अभी महाराष्ट्र में सरकार आप लोगों की है, एनसीपी की सरकार है। तो आप लोग ही पता कर लो, अपने उनके अपने जो हाई लेवल नेता है उनसे बात करिए कि आप हमारी एकेडमी को कब से खुलने देंगे। तो जैसे ही ऊपर से आदेश आएगा हम तो खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। हमको बंद करने का शौक नहीं है। ये जितने भी लास्ट ईयर बच्चे पास आउट हुए हैं, जो हमसे पढ़ के गए हैं, जो पढ़ रहे हैं अभी, आप उनसे बोल सकते हैं कि हमें बस मौका मिले, हम एकेडमी खोलने को तैयार हैं। बस आप ऊपर से परमिशन हमें दिला दीजिए। ठीक है, चलो अब हम मैथ की बात कर लें आगे। चलो अब मैं आगे बात करते हैं मैथ की। ठीक है, कि मैथ के अंदर क्या क्या है, कौन सा पोर्शन है, कब सिलेबस होगा, पेपर में क्या क्या आएगा, कब कब पेपर होंगे। अब इसकी बात करें। अभी तक तो ये हमने जस्ट बाहर की बात है कि आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, सीईटी कॉलेज हैं, इनके पेपर होते हैं, कितने मार्क्स में मिलते हैं, क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने आंसर होते हैं। मैथ को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एलजेब्रा, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कैलकुलस, चौथा होता है हमारा वेक्टर, पांचवा होता है ट्रिगो। सब बुकलेट की प्रिंट निकालनी है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं आपको उतने ही पेज दूंगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है देखने में तो वहां से मतलब आप प्रिंट निकाल के कर सकते हैं। एक डाउट आया, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन जरूरी है? बेटा हमारे 11th-12th के सिलेबस में ज्योमेट्री नाम की कोई वर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको 10th तक बहुत डर लगता है कि भैया कैसी ज्योमेट्री आएगी, तो ज्योमेट्री नाम का कुछ वर्ड नहीं है। मैं आपको बस इतना भरोसा दिलाता हूँ, आप 2 साल मेरे हिसाब से चलते रहिए, आपको जेई कराने की जिम्मेदारी मेरी। क्लियर है सर? बुक अच्छा, अगला क्वेश्चन है सर, बोर्ड बुक आर सफिशियंट? बोर्ड बुक जस्ट हमारे नॉलेज के लिए, बाकी जो सब कुछ है सफिशियंट वो हमारी बुकलेट है। बोर्ड बुक सफिशियंट नहीं है जेई के लिए। बोर्ड बुक बस हमारी जस्ट सिंपल प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, और हमारी जेई प्रैक्टिस के लिए हमारी बुकलेट सफिशियंट है, जो हमने बहुत मेहनत से बनाई है। ये बुकलेट्स मैंने और नितिन सर, एक और हमारे मैथ के टीचर है नितिन सर, कुछ लोग आपके भाई बहन होंगे, उनसे आप नाम सुन सकते हैं। तो हम लोगों ने मिलके बनाई है। ठीक है, तो बहुत मेहनत करके बनाई है। इट इज सफिशिएंट। हमने जितनी भी दुनिया की बुक्स, जितनी भी कोचिंग्स हैं, सबको मैंने मैथ की बुकलेट्स में डालने की बात की। मैंने ये मैथ की बुकलेट के लिए बात कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? होमवर्क कैसे देंगे? होमवर्क बेटा एक तो हम क्लास में बताएंगे, दूसरा हम व्हाट्सएप पे बताएंगे कि आपको क्या होमवर्क करना है, और आपको अगले दिन विद इन 24 आवर होमवर्क हमको सेंड करना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या करना है मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक है, सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अगला पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो। तो हमको 5 मैथ पढ़ने हैं। क्लियर है? कौन सा मैथ कब से कब तक पढ़ाया जाएगा, सर हमारा सिलेबस कब होने वाला है, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बता देते हैं। एल्जेब्रा के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपका एल्जेब्रा कब से स्टार्ट होगा? आपका एल्जेब्रा आप ये मान के चलिए 26, 27, 28, ये 29 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ये 29 अप्रैल 2021 से लेके चलेगा नवंबर एंड तक, मतलब 30 नवंबर 2021 तक इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? ये मेरा डेडलाइन है। इसमें एक चैप्टर बचेगा इसके बाद ही, उसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक चैप्टर है जो बाकी रह जाएगा। ये कब होगा इसे मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद हमारे कोऑर्डिनेट के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2।
जो पार्ट 1 है वो हमारा 1 दिसंबर से लेके 20 जन के बीच में कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्लियर है? पार्ट 2 कब होगा थोड़ी देर में बताएंगे। कैलकुलस, कैलकुलस आपका 21 जनवरी 2022 से लेके ये चलेगा आपका 30 जून 2022 तक। क्लियर है? चाहे लिखना चाहे तो लिख लो। उसके बाद आता है वेक्टर थ्योरी, ये हमारा 1 जुलाई 2022 से लेके 31 जुलाई 2022 तक। क्लियर है? वेक्टर फिजिक्स में भी है ना? हाँ, फिजिक्स में वेक्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। असली वेक्टर की कहानी जब आपका 12 खत्म होने को आएगा, जुलाई 2022, मतलब आज से करीब 14 महीने बाद, जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर जब शुरू होंगे तब हम कौन से बुक लेकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया, सब बता रहा हूँ, रुको थोड़ी देर, रुको तो सही। मैं मैथ के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा बहुत क्लियरली, टेंशन न करो। ठीक है, चलो। ट्रिगो कब होगा? ट्रिगो के हमारे 2 पार्ट होते हैं, ट्रिगो 1 और ट्रिगो 2। अच्छा, 31 जुलाई के बाद यहाँ पर आ जाते 1 अगस्त। ये जो डेट दे रहा हूँ, एग्जैक्ट इन्हीं डेटा को हम सिलेबस चालू करेंगे और इन्हीं डेटा को खत्म करेंगे। सर आपको एकदम एग्जैक्ट कैसे पता? हर साल मैं 8 साल से करा रहा हूँ, मेरे को पता है कि किस चैप्टर में मुझे कितना टाइम देना है। तो पार्ट 1 जो है कोऑर्डिनेट का, जिसे हम कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। इसका ये हमारा 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट सितंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर 2022 को कंप्लीट हो जाएगा। T1 क्या होगा? T1 हमारा जो पार्ट है वो 15 मई को स्टार्ट होगा। क्लियर? मतलब 15 मई 2021, ये एलजेब्रा के बीच में जो टाइम है उसके बीच में पढ़ा लिया जाता है, से लेके 10 जून 2021 तक। ये हमारी टाइमलाइन है कि कौन सा सिलेबस कब कराए जाने वाला। मतलब 30 सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट। 30 सितंबर तक हमको टाइम लगेगा, मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 17 मंथ हमको लगने वाले हैं सिलेबस को कंप्लीट कराने। क्लियर है? चलो, अब आपने बोला था कि जब लेक्चर शुरू होगा तो हम कौन सी बुक लेकर बैठे। हमारी बुकलेट का पीडीएफ। क्लियर है? बुकलेट अगर आपको मिल जाए तो बुकलेट लेके बैठिए, वरना उसका पीडीएफ लगने वाला है। 11th एंड 12th बोथ ना। यस, जब हम जेई की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां पर ना तो हम ये बताते कि 11th पढ़ रहे हैं, ना हम ये बताते 12th पढ़ रहे हैं। हम तो पढ़ रहे होते हैं जेई, ये पूरा सिलेबस है 11th प्लस 12th पूरा। अच्छा, 12th कब स्टार्ट हो जाएगा? ये जो पार्ट है ना, इसे हम 12th का पार्ट बोलते हैं। इसके अलावा ये और ये तीनों 11th के पार्ट हैं। ये जो दोनों पार्ट हैं वो 12th के पार्ट हैं। क्लियर है? बोर्ड के लिए कब टाइम मिलता है? बहुत अच्छी बात है। मैथ में बोर्ड की आप टेंशन मत लो, आप कितने भी बेकार हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैथ में 90 प्लस आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड में। कैसे आएंगे ये मेरे पे छोड़ दो। अगर आप में से किसी को डाउट हो तो जो स्टूडेंट 2020 में पास हुआ हो, यहाँ से लास्ट ईयर पास होके गया हो, उनसे पूछो कि मोहन सर का दावा है कि भाई दिस सिलेबस इज यूजफुल फॉर एमएससीटी। यस बेटा, ये मेरा काम है कि सीटी कैसे कराना है, मेंस कैसे कराना है, आईटी कैसे कराना है, ये सारी चीजें, ये सीटी का सिलेबस है ओनली। जो 12th है ये एमएसटी सीईटी का सिलेबस है। तो इस टाइम पे मैं आपके सीटी के पेपर भी करा के ले लूंगा, बोर्ड के भी पेपर करा के ले लूंगा, बोर्ड के बाकी सब्जेक्ट। चलो, ये भी ये चीज हम थोड़ा अभी 1 हफ्ते के बाद डिस्कस करेंगे कि बाकी सब्जेक्ट के बोर्ड में मार्क्स कैसे आते हैं। आपका 70% गारंटेड 12th में बनने वाला है। ठीक है, उससे ऊपर का परसेंटेज आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बोल दिया कि नहीं 2 साल पढ़ नहीं रहा, मैं सो रहा हूँ, जब मेरे बोर्ड के पेपर हो तो मुझे जगा लेना और तुम बता देना क्या क्या करना है,
तब भी आपका 70% तो 12th में बड़े आराम से आ जाता है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो 70 प्लस 80 90% तक आराम से जाओगे। मैथ में 90% मार्क्स की बोर्ड में गारंटी, ये बोर्ड में, फिर बाद में कहना कि सर ने जेई में बोल दिया था, इसलिए मैं लिख देता हूं कि मैंने ये बात बोर्ड में बोली है कि बोर्ड में 90% आउट ऑफ 100 गारंटी से आपके आने वाले हैं। लास्ट ईयर हमारे 150 स्टूडेंट में से 94 स्टूडेंट 90 प्लस लेके आए, तो आराम से आप लोगों के 90 प्लस आएंगे, टेंशन मत लो, इतना भरोसा रखो। आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कि मोहन सर का क्या नेचर है, ये बोलते हैं कि या करके दिखाते हैं, क्या इनमें डिफरेंस है, तो लास्ट ईयर जो पास हुए आप उन बच्चों में से अगर किसी को जानते हो उनसे बात कर सकते हैं, या फिर जो इस साल अभी 12th देंगे उनसे बात कर सकते हैं, जो मेरे से पढ़े हो तो वो आपको डिटेल में बता देंगे मेरे बारे में। ठीक है, चलो, तो ये मैंने बताया मैथ के 5 पार्ट है, किस डेट से किस डेट में मैथ का कौन सा पार्ट पढ़ाया जाने वाला है। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है 29 अप्रैल से शुरू होगा, मतलब हमारे अभी 2 दिन हम बेसिक मैथ पढ़ेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर, जिससे कि हम अपने सिलेबस का पार्ट स्टार्ट कर सकें। क्लियर है? चलो, अभी तक की चीजों में किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है, आप बोल के भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट का आप टेंशन मत लो, बोर्ड के बाकी सब्जेक्ट हम 12th में पढ़ाते हैं, 11th में हम बोर्ड का कोई चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं। 11th की बुक भी जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। सर प्लीज सेंड पीपीटी ऑन ग्रुप, बिल्कुल डेली जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीपीटी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छा, अब ग्रुप पे आते हैं। ग्रुप पे मैंने, आपने देखा होगा मैथ का ग्रुप मैंने अपना सेपरेटली बनाया हुआ है, जिसमें काफी लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। तो जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है या कल शाम को जिनको नहीं पता है, तो ऐसे मेरे पास 8 लोगों के नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं जिनके नाम मेरे पास नहीं है। तो प्लीज आप लोग अपना नाम मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपका नंबर सेव कर रखूं। केवल 6 नंबर्स हैं, मैं नंबर्स के आगे के 3 डिजिट बता देता हूं, तो अगर वो आपका नंबर हो तो आप उसे मुझे मैसेज कर दें कि सर इस नाम से इसे सेव कर लीजिए। जैसे एक नंबर है 755, लास्ट में है 43, इसका मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, तो प्लीज नेम मुझे सेंड कर देना। सेकंड नंबर है 942, लास्ट में 30, आगे है 976, लास्ट में 52, और इसमें कुछ लिखा भी हुआ है, ग्रीन द्रान कुछ तो लिखा है। एक नंबर है तुम्हारा 9922, ये जिसका नंबर हो प्लीज मुझे बता दो ये किसका नंबर है, लास्ट में है 96। एक नंबर है 99239, लास्ट में 200, और एक नंबर है 99753, लास्ट में 20। तो ये 5-6 नंबर्स के कांटेक्ट मेरी लिस्ट में सेव नहीं है। और बाकी जो भी लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, जो मैथ का ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ मुझे 68 लोग दिख रहे हैं, और लेकिन मेरे ग्रुप में केवल अभी 55 लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो जो भी होगा हम उसे इन्फॉर्म करते चलेंगे। ठीक है, चलो, मैथ की कितनी बुक लगेंगी अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो हमारी जो बुकलेट है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो बुकलेट है वो हमने बहुत मेहनत करके बनाई है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बुकलेट बहुत मेहनत करके बताई है। इसके अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज हैं जब आपको पीडीएफ मिलेगी। एक इसके अंदर असाइनमेंट होगा जिसका नाम सीए है, एक असाइनमेंट होगा जिसका नाम एचए है, उसके बाद होगी एक्सरसाइज 1, उसके बाद होगी एक्सरसाइज 2, उसके बाद होगी एक्सरसाइज 3। बुकलेट का क्या है, 3 एक्सरसाइज है। क्लियर है? सीए और एचए के लिए हमारी एक बुक लगेगी, एक नोटबुक हमारी इनके लिए लगेगी। आप इसके लिए रफ बुक वाली जो सबसे सस्ती बुक जो मार्केट में आती है वो भी बना सकते हैं। एक्सरसाइज 1 2 3 इनके लिए हमारी एक नोटबुक लगेगी। क्लियर है बच्चों? सर हर ईयर न्यू बुकलेट होती है क्या? हर ईयर हमारी बेटा नई बुकलेट तो नहीं रहती मैथ की, जेई मैथ्स, क्योंकि कौन सी टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र बोर्ड की लेनी है, कोई दूसरी नहीं लेनी। हमारी बुकलेट सेम रहती है, लेकिन क्या होता है जो गलतियां होती है उन्हें हम दूर करते हैं और हर साल थोड़े थोड़े करेक्शंस करते हैं, तो वो हम प्रोवाइड कराएंगे, वो आपका इशू नहीं है। तो सीए एचए करने के लिए आपकी एक नोटबुक लगने वाली है।
एक्सरसाइज 1 2 3 करने के लिए आपको एक नोटबुक लगने वाली है, और एक हमारा प्रीवियस ईयर इसकी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मैं दूंगा, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक नोटबुक आपको इनकी लगने वाली है। क्लियर है? कितनी नोटबुक हुई? अभी 3 हुई, आगे देखते हैं। एक नोटबुक आपको जितने भी बोर्ड के चैप्टर है 11th के, उन्हें सॉल्व करने के लिए आपकी जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसके लिए भी 1 टेक्स्ट बुक। नोटबुक पेजेस, बेटा ये जितनी भी नोटबुक है अभी तक बता रहा हूँ, आप 3rd क्लास क्वालिटी की जो सबसे सस्ती वाली आती है उसे बना सकते हैं, जितनी मोटी लाओगे वो भी कम पड़ जाएगी। क्लियर है? तो नंबर ऑफ पेजेस की बात मत करो। तो टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो करने के लिए उसके लिए आपको एक नोटबुक लगेगी, और एक अच्छी वाली, एक नोटबुक जो है एक अच्छी वाली गुड क्वालिटी की, ये आप लेक्चर नोट्स के लिए लगेगी। बुकलेट का पीडीएफ कब मिलेगा? जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे या जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई आज पीडीएफ दे देनी चाहिए, मैं आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप पे दे दूंगा। जब आपको टैब मिल जाएंगे तो टैब पे भी दे दूंगा। और कुछ आप किसी भी चीज के लिए परेशान मत हो कि आपको कब कौन सी चीज मिलनी है, हर चीज प्रॉपर टाइम पर आपको मिलेगी। वो प्रोवाइड कराना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं। क्लियर? चलो, तो आपको अभी तक कितनी नोटबुक बताई? तो मैंने बताया आपको 5 नोटबुक लगने वाली है, दिख रहा है आपको, जिसमें से एक गुड क्वालिटी की, जितनी अच्छी, सीए का मतलब, सीए का मतलब होता है बेटा चैतन्य एकेडमी। अच्छा सॉरी, वो सीए अलग है, ये सीए का मतलब, इस सीए का मतलब है क्लास असाइनमेंट। क्लास असाइनमेंट। एचए का मतलब है होम असाइनमेंट। क्लियर? एचए का मतलब होम असाइनमेंट, होमवर्क, जैसे जैसे क्लास वर्क होमवर्क जैसे नर्सरी केजी में या 1 2 3 क्लास में आप लिखते थे, उस हिसाब से ये होता है होम असाइनमेंट, क्लास असाइनमेंट। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। 1 नोटबुक आपको लगेगी इसके लिए, तो आपको टोटल 5 नोटबुक लगने वाली है। 4 आपकी मर्जी है, आप किसी भी क्वालिटी के बनाओ। आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप अच्छी क्वालिटी की भी बना सकते हो, आप मतलब मेरी तरह मिडिल क्लास हो तो आप सबसे बेकार पेज की बनाओ। बस एक ये वाली जो बुक है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। क्लियर है? अब एक नोटबुक और लगेगी, ये 100 पेज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, लेस देन 100 पेज। क्लियर है? मैक्सिमम 100 पेज होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर? अगर 50 पेज की तो और अच्छी बात है, अगर वो 40 पेज की तो और अच्छी बात है। ठीक है? अब ये मत करना सर मैं 2 पेज निकाल लेता हूँ अपनी नोटबुक में से, बन गई मेरी बुक 100 पेज से कम की हो गई, तो ऐसा भी मत करना। ये काय के लिए, जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स होते जाएंगे, जैसे हमारा चैप्टर 15 दिन 20 दिन तक चलेगा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, कि जैसे कि आपका एग्जाम आने वाला है, आप शॉर्ट में पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो आपका हर चैप्टर मैक्सिमम 2 से 3 शॉर्ट पेजों में होना चाहिए। क्लियर है? 2 से 3 पेज में उस चैप्टर की समरी होनी चाहिए, जिसे आप एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लें तो आपका काम हो जाए। कोई दिक्कत? तो अभी हमारी 7 नोटबुक लगती हैं टोटल हर साल। देखते हैं अभी तक कितनी बता पाया मैंने। 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गई हमारी 6 नोटबुक। एक 7वीं नोटबुक जो लगेगी वो, इसलिए सर लेटेस्ट हमें कितनी नोटबुक बनानी? बेटा वही तो बता रहा हूँ आपको, ये लेटेस्ट आपको 6 बुकें बनानी है जो आपको दिख रही होंगी। एक सीए एचए के लिए, एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए, एक टेक्स्ट बुक सॉल्व करने के लिए, एक लेक्चर नोट्स के लिए अच्छी वाली बड़ी से बड़ी। जितने भी अभी तक ये 5 नोटबुक थे, क्या हो गया? जितने भी बुक मैंने बताई सब अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, कि सॉरी केवल ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जितनी मोटी बना सकते हो उतनी मोटी बना ली। समरी हमें लिखनी है, आप देंगे, ये भी अच्छी बात है। एक काम करता हूँ बेटा, तुम्हारी जगह आईटी का पेपर भी मैं ही देख के आ जाता हूँ, आप लोग देखे क्या करोगे?
तो शॉर्ट नोट्स आपको अपनी लैंग्वेज में बनाने, खुद से बनाने। आप जैसे एक चैप्टर के बना के लाओगे तो आप मुझसे बस एडवाइस कर सकते हो, सर इसमें मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या पॉइंट है जो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे हर बार याद करनी चाहिए। तो वो मैं आपको एक आइडिया दूंगा, आपको एक जस्ट आइडिया दूंगा कि बनते कैसे हैं। मैं आपको 2-3 चैप्टर तक आपको आइडिया दूंगा, उसके बाद समरी आपको खुद बनानी है, ताकि आप खुद से पढ़ो, अपनी भाषा में पढ़ो, और आप हर चैप्टर के बाद चाहो तो आप मुझे चेक करा सकते हो, सर मैंने ये 2 पेज की समरी बनाई है, आपको क्या लगता है मुझे इसमें कौन सा पॉइंट नहीं लिखना चाहिए था, या कौन सा पॉइंट है जो मेरे से छूट गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब मैं बताऊंगा। बुक लेने के चैप्टर के नोट बनानी है क्या? बुकलेट से केवल आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां से थ्योरी रेफर नहीं करोगे, थ्योरी केवल जो मैं बताऊंगा उसे रेफर करोगे, ठीक है। सातवीं नोटबुक, वो भी आप क्या बनेगी, सातवीं जो नोटबुक रहेगी, 7th नोटबुक, वो रहेगी जितने भी आपके पेपर्स होंगे वो आपको सॉल्व करने, टेस्ट पेपर्स वो आपको सॉल्व करने हैं, जिन्हें मैं डेली के डेली चेक करूंगा। मेरा काम आप अगर आप टाइम टू टाइम करते जाओगे तो आपका ये काम होता जाएगा। सर कैन यू सेंड प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ मेकिंग, प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ मेकिंग नोटबुक। आप पहले ये नोटबुक्स खरीद लीजिए, जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, इस नोटबुक में आप ये सॉल्व कर लीजिए, क्लियर है। तो आपको अभी सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी लेक्चर नोट्स की, जो कि आप लोगों ने खरीद भी ली होगी, ठीक है। तो वो हम कल से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि ये तो हमने बता दिया कितनी नोटबुक लगेंगी, मैथ का सिलेबस क्या है, होमवर्क कैसे करना है, क्या है, वो तो समझ में आ गया। अब जेई कैसे क्रैक होगा, आप ये मान के चलिए आपके 1.5 आवर इंटू 3, या फिर ऐसे मान लो राउंड फिगर में आप बीच में 5-5 मिनट की ब्रेक भी मान लो, तो 5 आवर तो आपके दिन भर में लेक्चर्स होने वाले हैं, सही बात है। आपके पूरे दिन में जो नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे उस हिसाब से आप बोलो कि आपके 5 घंटे आपके लेक्चर्स में जाने वाले हैं, क्लियर है। आफ्टर 15 डेज आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट में होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब जो आपकी स्टडी है, जिस सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ जो घर पर होनी है, आप ट्राई करिए 3 into 2 आवर ईच सब्जेक्ट, आप 6 आवर की आदत डाल लीजिए। आप जितनी जल्दी एक दिन में 6 घंटे पढ़ने की आदत डाल लोगे, आपका काम उतना जल्दी हो जाएगा, क्लियर। जितना जल्दी आप 6 घंटे पढ़ना शुरू करोगे आपका काम हो जाएगा, आपका जेई की तैयारी का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो जेई की प्रिपरेशन करने समय पहला स्टेप हमको एक दिन में 6 घंटे स्टडी की आदत डालनी है। तो इसके लिए मैं आपको, अभी तो 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, 15 दिन के बाद आप स्टार्ट करोगे, तो 15 दिन के अंदर मतलब मेरा मानना है कि मई एंड तक आपकी स्टेबिलिटी इतनी हो जानी चाहिए कि आप 6 आवर घर पे सेल्फ स्टडी लेक्चर्स के अलावा कर सको, मतलब टोटल 11 आवर आपको डेली देनी, तो आपका जेई बहुत आसानी से होगा, वरना मुश्किल है। चलो मैं एक और चीज रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से, सारे मैथ के स्टूडेंट्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, वो आप मुझे सब लोग प्राइवेटली मैसेज करना, ग्रुप में मैसेज ना करना। कि जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का जो 9th है उसका एग्जाम नहीं हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वजह से, आपके बोर्ड की वजह से वो पास हो गए हो। 10th का एग्जाम भी आपका कैंसिल हो गया है। आप मेरी बात को समझना, मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं आप लोगों को इंसल्ट कर रही हूँ, ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ऐसा फील होता है तो वही एडवांस में सॉरी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। 10th का भी आप सरकार की वजह से पास हो गए हो, तो आपको मेरा काम क्या करना है, मेरे को एक मैसेज करना है, मैसेज के बेसिस पे मुझे ये बताना है मैसेज में कि आपने 10th का पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर किया है या नहीं किया है। अगर आपने बहुत अच्छे से 10th की तैयारी कर रखी है तो मुझे मैसेज में 100% सर मैंने 10th पूरा 100% अच्छे से कर रखा है, आप टेंशन मत लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपने बहुत अच्छे से नहीं किया है, तो आप 50% 40%
आपको अपने अकॉर्डिंग जितना भी लगता है कि सर मैंने 10th अपना इस लेवल पर पढ़ रखा है, तो वो आप प्लीज मेरे को बता दीजिए, ताकि मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे ले जाने का ट्राई करूँ। जैसे हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स को सारी चीजें पहले से पता होती हैं कि भाई इसको क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या हो सकता है, तो वो उसी तरीके से काम करता है। क्लियर है? तो उसी तरीके से वो मैनेज करता है सारी चीजों को, उसी तरीके से मेडिसिन देता है। तो मेरे पास अगर आप 2 साल पढ़ना चाहते हो, तो मुझे पता होना चाहिए। मैं बेसिकली मैथ की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, 25% तो रिड्यूस हुआ था, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। रिड्यूस होने के बाद आपने कितना पढ़ा था वो आप मुझे पर्सनली बताएंगे। क्लियर है? मैं ग्रुप में किसी का इंसर्ट नहीं करना चाहता, आप मुझे ओरली बताओ, तो मेरे को एक आइडिया होना चाहिए कि मेरे कौन कौन से स्टूडेंट, मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना, कल शाम तक भी मैसेज करोगे तब भी चलेगा। मेरे को एक आइडिया होना चाहिए कि कितने बच्चे जो पूरी तरह से 10th तैयार करके आए हैं 11th में जा सकते हैं, कितने बच्चे जिनको मुझे अभी थोड़ा सा 10th के वो चैप्टर्स पढ़ाने चाहिए, पुट करना चाहिए, ताकि मैं उनको 11th तक खींच सकूं। मतलब आपके लिए मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ, उससे पहले मेरे को पता तो होना चाहिए कि मेरी जो सेना है वो कितना तैयार है। क्लियर है कि नहीं? मैं युद्ध लड़ना, हम आईआईटी करने जा रहे हैं, मतलब एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं, और उसे लड़ने से पहले मुझे अपनी सेना की पूरी जानकारी तो होनी चाहिए कि भाई कितने योद्धा हैं जो एकदम तैयार हैं, कितने योद्धा हैं उनको थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत है, किसको क्या जरूरत है, वो एक आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? तो बस अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि सर मेरा 9th भी थोड़ा वीक था, तो प्लीज मुझे बता दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग आपको बता दूंगा कि आप बेटा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे चलो, गारंटेड आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो इन चीजों पर हम फोकस करेंगे, ये सब चीजें आपको पता हो जानी चाहिए। सर ओनली अलजेब्रा या ज्योमेट्री का? आप पूरे सिलेबस का बताइए। आपके जैसे सिलेबस में 20 चैप्टर थे, आपके केवल 5 तैयार हैं, तो आप बोलिए सर केवल 25% तैयार थे, और उसमें भी अगर डाउट होगी इस एक चैप्टर तो थोड़ा थोड़ा आता है, तो आप 20% ही लिखिए। 5% जितना आता है उससे कम लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? आपने अगर एक ही पढ़ा है तो आप लिख दीजिए सर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको उसी की तरीके से ट्रीट करूंगा, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद है किसी को इससे दिक्कत नहीं होगी जो मैंने बोला। ठीक है? तो मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोगों ने मुझे रिप्लाई करना भी कर दिया स्टार्ट। नंबर्स मेरे पास सारे नंबर लोगों के सेव हैं, तो मेरे को जैसे ही मैसेज आएगा मैं मेरे को पता चलता जाएगा। जैसे अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आ चुका है, ओम धमाल का। ठीक है? तो सबके नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। तो आज का था हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर, कल हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप चाहे तो मुझे कुछ बोलना चाहें या कोई क्वेश्चन हो किसी का इन जनरल तो आप बोल सकते हैं। मैंने जो भी मैक्सिमम क्वेरी होती हैं, मैक्सिमम डाउट्स रहते हैं बुक्स को लेके, क्या पढ़ना है, कितनी नोटबुक है, आईटी क्या है, मींस क्या है, सबका एक जनरल आइडिया दे दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो कई लोगों के मैसेज मेरे पास आना शुरू हो गए हैं। प्रणव, समृद्धि, अर्पित और श्रवेल, कई लोगों के आ गए। ठीक है? तो मैं सारी चीजें मेरे को पता चल रही हैं। ठीक है? तो क्लास को, अरे स्क्रीन पे तो सबके मैसेज आ जाएंगे तो स्क्रीन पढ़ लेंगे सब लोग। चलो बंद कर देता हूँ स्क्रीन को। चलो, तो मैं क्लास को यही खत्म करता हूँ। ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।